हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एन बी ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 12 इतिहास, राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य। इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर यानी कि ऑप्शन वाले प्रश्न उत्तर, जो कि इस बार की फर्स्ट टर्म की परीक्षा का मेन लक्ष्य है कि 40 मार्क्स का आपका मल्टीपल चॉइस प्रश्न उत्तर का बोर्ड होगा, यानी 2 बार बोर्ड होगा। तो उसी सिलसिले में आपकी सहायता के लिए लेकर आया हूँ सेकंड चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 103 के करीब हैं। इन क्वेश्चन को कर लोगे तो इस पार्ट से जितने भी प्रश्न आने हैं आ जाएंगे आपको। ठीक है, तो ध्यान से इस वीडियो को देखें और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। कम से कम एक बेस्ट फ्रेंड के साथ आप शेयर करें, सो लाइक कहें करने के लिए और सब्सक्राइब करने को कहें। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। पार्ट 2, राजा, किसान और नगर। तो बेटा पहला प्रश्न आपके सामने, ठीक है। सम्राट अशोक के अभिलेख किस भाषा में? जब आप बुक में से पाठ शुरू करोगे तो ये पाओगे कि खरोष्टी में भी है, ब्राह्मी में भी है। तो राजा अशोक के अभिलेख किस भाषा में बेटा? सी उत्तर आएगा, ए और बी दोनों, यानी खरोष्टी में भी है, ब्राह्मी लिपि में भी है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बेटा, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में किसको सफलता मिली? सभी को पता होगा इसका उत्तर। किसको मिली? जेम्स प्रिंसेप को 1830 के दशक यानी 1838 में। ठीक है, दशक और वर्ष में अंतर होता है। दशक यानी मैं 1830 का दशक लिखूं तो 30 से 40 के बीच के टाइम पीरियड का बारे में बात कर रहे हैं हम, लेकिन पूरा अगर साल बताऊं तो उस साल हुआ है। तो बुक में 1830 का दशक लिखा हुआ है, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। जेम्स प्रिंसेप ने, ठीक है बच्चों, जेम्स प्रिंसेप ने। अगला, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता कब मिली? तो वही बात है, मैंने अभी आपको दशक बताया, ईयर है बेटा इसका 1838 में। 1838 में अशोक के अभिलेख पढ़ने में सफलता किसको मिली? जेम्स प्रिंसेप को। अगला प्रश्न, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कुल कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे बेटा? 16 महाजनपद। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? मगध, है ना। मगध का उत्कर्ष कैसे हुए? प्रश्न भी है आपके लिए। अगला प्रश्न है बेटा, छठा प्रश्न, मगध की राजधानी क्या थी बेटा? मगध की राजधानी थी राजगृह। पहले राजगृह आए थे, फिर पाटलिपुत्र। ठीक है, तो राजगृह। अगला प्रश्न बेटा, सातवां, मगध का सबसे शक्तिशाली शासक कौन सा था? मगध का सबसे शक्तिशाली शासक अजातशत्रु। क्या नाम है बेटा? अजातशत्रु था। अगला प्रश्न, काशी जनपद की राजधानी क्या थी? बेटा ये 16 महाजनपद है, उनकी राजधानी आप मैप देखोगे जब अपनी बुक में, तो जो डार्क ब्लैक में लिखा है बेटा वो नाम है, और जो डार्क बिंदु के साथ लिखा है लाइट में वो राजधानियाँ हैं। तो काशी की राजधानी क्या है बेटा? काशी जनपद की राजधानी वाराणसी। काशी वाराणसी याद हो जाएगा। काशी और वाराणसी दो बहुत ही अच्छे स्थल है घूमने के उत्तर प्रदेश में, धार्मिक स्थल हैं बेटा। अगला प्रश्न है कौशल, क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा। क्या है वो? कौशल जनपद की राजधानी क्या है? कौशल जनपद की तो श्रीवास्ती राजधानी है कौशल की। ठीक है, कौशल की श्रीवास्ती। अगला प्रश्न, वैशाली किस जनपद की राजधानी है? 10वां प्रश्न है बेटा, वैशाली किस जनपद की राजधानी है? तो वज्जी की। वैशाली वज्जी, दोनों वाह से याद रहेगा, वैशाली वज्जी। तो बेटा ये आपको याद करना मल्टीपल चॉइस के हिसाब से तैयारी करने के लिए। कुरु जनपद की राजधानी, कुरु की है बेटा इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली को भी पहले इंद्रप्रस्थ के नाम से पुकारा जाता था, तो कुरु, कौरवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। गांधार की राजधानी तक्षशिला। क्या है बेटा? गांधार की तक्षशिला। ठीक है, ये गांधार कहाँ पे है? ये आपके अफगानिस्तान पाकिस्तान के पास पड़ता है तक्षशिला। अंग जनपद की राजधानी, क्वेश्चन नंबर हम 13 कर रहे हैं बेटा। अंग जनपद की राजधानी क्या है? अंग जनपद की है चंपा। अंग की चंपा, तो याद कैसे रहेगा? उसमें भी बिंदु आ रहा है, इसमें भी बिंदु आ रहा है। अंग की राजधानी चंपा। ठीक है, अगला प्रश्न बेटा, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? सिकंदर ने, 14 प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? 326 ईसा पूर्व में किया। प्रश्न नंबर 15, सिकंदर के आक्रमण के समय भारत में किस वंश का शासन था? तो नंद वंश का शासन था सिकंदर के समय। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न,
मौर्य वंश की स्थापना, ये आपकी पाठ्य पुस्तक में है सीधा, कि मौर्य वंश की स्थापना कब हुई? 321 ईसा पूर्व में। 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की नींव डाली कौटिल्य चाणक्य की सहायता से। अगला वंश, वही क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन 17वां प्रश्न है बच्चों, मौर्य वंश की स्थापना किसने करी? अभी आपको बताया चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो मौर्य वंश की स्थापना करने वाले राजा का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न नंबर 18, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज का। ठीक है। प्रश्न नंबर 19, मेगास्थनीज किस मौर्य शासक के शासनकाल में भारत आया? किसके शासनकाल में भारत आया था? वो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया। मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 20वां है। प्रश्न 20, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। इंडिका पुस्तक है। मेगास्थनीज जब इंडिया आए थे तो नाम से याद आएगा, इंडिका, इंडिया में रहकर उन्होंने लिखी। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र प्रश्न नंबर 21 है। अर्थशास्त्र की रचना किसने करी? कौटिल्य ने करी। अर्थशास्त्र की रचना किसने करी? कौटिल्य ने। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस, एक बुक है मुद्रा राक्षस। प्रश्न नंबर 22, रचना किसने करी? इसकी रचना करी विशाख दत्त ने। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना करी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, चंद्रगुप्त मौर्य सिंहासन पर कब बैठे? अभी मैंने अब बताया आपको 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य सिंहासन पर बैठे। मौर्य वंश का सबसे महान शासक कौन सा था? कौन था भाई? अशोक। मौर्य वंश का सबसे महान शासक अशोक थे। कलिंग युद्ध कब लड़ा गया? सबसे प्रसिद्ध अशोक ने लड़ा कलिंग युद्ध। प्रश्न नंबर 25, तो कलिंग युद्ध लड़ा गया 261 ईसा पूर्व में, क्योंकि 269 ईसा पूर्व में अशोक सम्राट राजगद्दी पर बैठे। अब बोलोगे सर 69 बड़ा है, नहीं, अब ईसा पूर्व में बड़े वाला छोटा होता है, छोटे वाला बड़ा होता है। तो 269 ईसा पूर्व में अशोक राजा बने और अपने शासन के 8वें वर्ष उन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया, जिसे आधुनिक उड़ीसा कहते हैं। प्रश्न नंबर 26, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र। पहले पटना की राजधानी राजगिरी थी, फिर बाद में पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी या नाम बदल दिया उसका। प्रश्न नंबर 27 आपके लिए, सम्राट अशोक ने अपने धर्म के प्रचार के लिए किस अधिकारी को नियुक्त किया? किस अधिकारी को नियुक्त किया? धम्म महामात्र को। धम्म महामात्र को नियुक्त किया। प्रश्न नंबर 28, वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक के किस स्तंभ से लिया गया है? आपको चैप्टर में समझाया गया था कि अशोक के हम मौर्य साम्राज्य के बारे में क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि आज भी इनके जो चिन्ह हैं वो हमारे सरकारी कार्यों में यूज होती हैं। तो कहाँ से लिया गया है वर्तमान का राष्ट्रीय चिन्ह? राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ इंडिया का कहाँ से लिया गया बच्चों? सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। मौर्य काल में, प्रश्न नंबर 29, मौर्य काल में प्रचलित चांदी का सिक्का क्या कहलाता था? चांदी के सिक्के को कहते थे पण, पाणापन। ठीक है। प्रश्न नंबर 30, शक संवत कब आरंभ हुआ? ये तो आपकी माता जी भी बता देंगी। शक संवत, विक्रम संवत हमारा पुराना हिंदू कैलेंडर है। 78 ईसा पूर्व में, ईस्वी में, 78 ईस्वी में। ठीक है, ईस्वी में, ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कुषाण वंश का सबसे महान शासक। कुषाण वंश का सबसे महान शासक कनिष्क थे। प्रश्न नंबर 32, कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर, याद रहेगा आपको। कनिष्क ने, प्रश्न नंबर 33, कनिष्क ने चौथे महासभा का आयोजन कहाँ किया? चौथी महासभा का आयोजन किया था इन्होंने, कहाँ पे किया था बच्चों? सोचो आप, इन्होंने किया था कश्मीर में। कनिष्क से याद रखना, कश्मीर में। प्रश्न नंबर 34, कनिष्क के शासनकाल में किस कला का विकास हुआ? कनिष्क के शासनकाल में गंधार कला का विकास हुआ। प्रश्न नंबर 35, कनिष्क ने कौन सी उपाधि धारण करी थी? कनिष्क ने देवपुत्र। इन्होंने अपने नाम के आगे देव, अपने आप को देवतुल्य बताने के लिए देवपुत्र लगाया। प्रश्न नंबर 36, कनिष्क किस धर्म के अनुयायी थे? तो कनिष्क बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के।
सम्राट अशोक ने किन 2 नगरों की स्थापना करी? जब 2 नगरों की बात आती है तो ऑप्शन में 2 ही नगर हों, तो श्रीनगर की भी और ललिता पाटन की भी, तो इसका उत्तर होगा सी। क्या उत्तर होगा बच्चों? सी। 37वें का उत्तर है सी, ए और बी दोनों, श्रीनगर और ललिता पाटन दोनों। प्रश्न नंबर 38, कनिष्क ने किस नगर की स्थापना करी? कनिष्क ने किसने करी होगी? तुक्का भी मारोगे सही बैठ जाएगा, कनिष्कपुर। ठीक है, कनिष्कपुर की स्थापना करी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया? संगम साहित्य तमिल भाषा में लिखा गया। तो संगम साहित्य तमिल भाषा में लिखा गया। सभी बच्चे इस वीडियो को पॉज करके प्रश्नों को नोट कर लेंगे या बार बार वीडियो देखकर प्रश्न को याद कर लेंगे। और सब्सक्राइब करना मत भूलें, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो करिए। मैं क्लास 12 के आर्ट्स स्ट्रीम के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर चैप्टर की जानकारी आपको दूंगा। संगम शब्द, प्रश्न नंबर 40, संगम शब्द का अर्थ क्या है? तो संगम शब्द का अर्थ है सभा। संगम शब्द का अर्थ है सभा। प्रश्न नंबर 41, प्रथम संगम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो प्रथम संगम सम्मेलन आयोजित किया मदुरई में। मदुरई में प्रथम संगम सम्मेलन आयोजित किया। प्रश्न नंबर 42, दक्षिण भारत के प्रमुख राज्य कौन थे? चोल, चेर, पांडे, तीनों थे, तो उत्तर आएगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी, चोल, चेर, पांडे। भारत में, प्रश्न नंबर 43, भारत में धान रोपण की शुरुआत कब हुई? भारत में धान रोपण की शुरुआत 600 से 500 ईसा पूर्व में हुई। ठीक है। प्रश्न नंबर 44, गुप्त वंश की स्थापना किसने करी? गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने करी। प्रश्न नंबर 45, प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय। ये चंद्रगुप्त मौर्य वाला नहीं, गुप्त साम्राज्यों में भी, क्योंकि नाम जब एक जैसे होते हैं तो द्वितीय तृतीय लगाते हैं। प्रश्न नंबर 46, ब्राह्मणों को दान दी जाने वाली भूमि क्या कहलाती थी? ब्राह्मणों को दान दिए जाने वाली भूमि अग्रहार, अग्रहार कहलाती थी। प्रश्न नंबर 47, गुप्त वंश का सबसे महान शासक कौन था? गुप्त वंश का सबसे महान शासक कौन थे बताओ? कौन होंगे? समुद्रगुप्त। इसको भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम के बेटे हैं समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त विक्रमादित्य अपने आगे लगाते हैं नाम के आगे। इनकी प्रयाग प्रशस्ति बड़ी फेमस है। अभी प्रश्न आएंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 48वां, समुद्रगुप्त का राजकवि कौन था? हरिसेन। समुद्रगुप्त का राजकवि हरिसेन जी थे। प्रश्न नंबर 49, प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग इलाहाबाद को कहते हैं, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने करी? तो उसके दरबारी कवि हरिसेन ने करी। किसने करी? हरिसेन ने। क्वेश्चन नंबर 50, प्रयाग प्रशस्ति में किस गुप्त सम्राट का वर्णन है? तो समुद्रगुप्त का वर्णन है। किसका वर्णन है बच्चों? समुद्रगुप्त का। किसे भारत का नेपोलियन, प्रश्न नंबर 51 है ये, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है, क्योंकि गुप्त का सबसे प्रतापी राजा समुद्रगुप्त था और मौर्य का अशोक, यानी पोता, सब में पोता ही मान होते हैं। अगला प्रश्न, ठीक है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, बाकी तो याद हो जाएंगे। तो किसने कहा? V.A. स्मिथ ने कहा। V.A. स्मिथ ने कहा कि वो समुद्रगुप्त भारत के नेपोलियन। नेपोलियन याद है आपको, 10वीं कक्षा में इतिहास में पढ़ा था आपने कि उसने 39 राज्यों का जर्मन का महासंघ बनाया और एक के बाद फ्रांस के थे वो, एक के बाद एक सभी यूरोप के राष्ट्रों को जीतता गया और 1815 वाटरलू में उनकी मृत्यु हो गई थी। चलो हिस्ट्री को छोड़ते हैं, हम इसी वाले बुक में आते हैं। हर्षचरित के लेखक कौन है? हर्षचरित, हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित के लेखक है बाणभट्ट। बाणभट्ट इनके दरबारी कवि थे। ठीक है। प्रश्न नंबर 54, भारत की पश्चिमी तट प्रसिद्ध बंदरगाह, पश्चिमी तट, पश्चिमी कहाँ? गुजरात की तरफ पड़ेगा, कौन सा है प्रसिद्ध? वो है भैरू कच्छ, कच्छ गुजरात, भैरू कच्छ। क्वेश्चन नंबर 55, हर्षवर्धन की राजधानी क्या है? हर्षवर्धन की राजधानी है क्या है? कन्नौज, कन्नौज राजधानी है। ठीक है। प्रश्न नंबर 56, मृच्छकटिकम का लेखक कौन है? शूद्रक, शूद्रक मृच्छकटिकम के लेखक हैं। कामसूत्र के लेखक कौन है? कामसूत्र, प्रश्न नंबर 57 है ये, इसके वात्स्यायन, वात्स्यायन ऋषि कामसूत्र के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 58, महाभाष्य के लेखक कौन है? महाभाष्य के लेखक है बेटा पतंजलि, पतंजलि ने महाभाष्य की रचना करी। प्रश्न नंबर 59,
रजत रंगड़ी का लेखक कौन है? रजत रंगड़ी कल्हण ने लिखी, कल्हण ने रजत रंगड़ी लिखी। इसमें कश्मीर के वर्णन है, तो कनिष्क का ही वर्णन होगा इसमें। प्रश्न नंबर 60, दक्षिण भारत में बड़े जमींदारों को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत में बड़े जमींदारों को वेल्लालार कहा जाता है। ये सभी आप जब पाठ्य पुस्तक को ध्यान से पढ़ोगे तो सब कुछ मिलेगा उसमें। और निचोड़ चाहिए तो मेरी 2 वीडियो हैं, वो देख के आप इसको देख लीजिए, आपको चैप्टर बुक खोलने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। प्रश्न नंबर 61, गुप्त काल का सबसे प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन है? गुप्त काल का सबसे प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट हैं। कौन है भाई? आर्यभट्ट साहब। मैगस्थनीज किस देश के रहने वाले हैं? मैगस्थनीज किस देश के रहने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर 62 है आपका, यूनान के। सेल्यूकट निकेटर के राजदूत हैं। इंडिका नामक पुस्तक इन्होंने लिखी। प्रश्न नंबर हम 63 पे जाते हैं। देवान प्रिया प्रियदस्सी की उपाधि किस शासक को दी गई है? अशोक जी को, अशोक राजा को देवाना प्रिया है प्रियदस्सी। प्रियदस्सी का होता है सुंदर मुखाकृति वाला। प्रश्न नंबर 64 कर रहे हैं। मुद्रा शास्त्र में किसका अध्ययन करते हैं? सिक्कों का। भाई मुद्रा मतलब सिक्के होते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 65, भगवान महावीर का संबंध किस जनपद से है? किससे? वज्जी से। वज्जी किसकी राजधानी है? वैशाली की, ठीक है। वज्जी, वहाँ से वैशाली, वहाँ से वज्जी, तो भगवान महावीर। प्रश्न नंबर 66 है बेटा, जातक कथाएं किस भाषा में लिखी गई? तो जातक कथाएं लिखी गई पाली भाषा में। बौद्ध धर्म की जितनी भी कहानियां हैं, बौद्ध धर्म की भाषा ही पाली थी। गुप्त साम्राज्य, प्रश्न नंबर 67 है। गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? सैनिक कमजोरी, हुनों के आक्रमण, कमजोर उत्तराधिकारी, या उपरोक्त सभी? जब भी आ जाए ऐसा तो उपरोक्त सभी मोस्टली आंसर होता है, इसका भी उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 68 गुप्त साम्राज्य की राजभाषा क्या थी? संस्कृत थी, हिंदी थी, तमिल थी, पाली थी? तो इसका उत्तर है संस्कृत। क्या है? संस्कृत। प्रश्न नंबर 69, कुषाण काल का सबसे प्रसिद्ध चिकित्सक बहुत फेमस है, कौन है? चरक। चरक एक अस्पताल का नाम भी है नई दिल्ली एरिया में, चरक हॉस्पिटल। तो सबसे प्रसिद्ध चिकित्सक चरक थी। तमिल भाषा में व्यापारियों को क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 70 है ये, उनको मस्तथुवन कहते हैं तमिल भाषा में व्यापारियों को। प्रश्न नंबर 71 है, मौर्य साम्राज्य का अंत कब हुआ? डेट याद रखनी है आपको, 185 ईसा पूर्व में, ठीक है। 321 में मौर्य साम्राज्य शुरू हुआ और 185 ईसा पूर्व में एंड हो गया, यानी 150 साल तक ही चला बस। प्रश्न नंबर 72, अरबों ने सिंध पर विजय कब प्राप्त करी? अरबों ने सिंध पर विजय 712 ईस्वी में प्राप्त करी, ठीक है। अरबों ने सिंध पर विजय 712 ईस्वी में प्राप्त करी। प्रश्न नंबर 73, गुप्त काल में भूमि अनुदान लेखक, गुप्त काल में भूमि अनुदान यानी दान दी गई भूमि का लेखक किस भाषा में मिलता है? संस्कृत भाषा में, कि गुप्त काल की भाषा है संस्कृत। अगर आ जाए गुप्त काल की भाषा तो संस्कृत इसका उत्तर रहेगा। प्रश्न नंबर 74, ओलिगार्की से क्या अभिप्राय है? ओलिगार्की से अभिप्राय है बेटा लोगों के समूह का शासन, ओलिगार्की। प्रश्न नंबर 75 है आपके सामने, हाथी गुफा अभिलेख से किस शासक की जानकारी मिलती है? तो खारवेल के शासक, खारवेल एक शासक है, हाथी गुफा लेख से उनकी जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न, प्राचीन काल में व्यापारिक संघ किस नाम से जाने जाते हैं? प्राचीन काल में व्यापारी संघ श्रेणी नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से? श्रेणी नाम से जाने जाते हैं। प्रश्न नंबर 77, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का गठन कब हुआ? बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी गठन 1784 में हुआ, 1784 में, ठीक है। प्रश्न नंबर 78, धर्मशास्त्र ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? तो धर्मशास्त्र ग्रंथ लिखा गया है बच्चों संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा में। भाई ग्रंथ जितने भी संस्कृत भाषा में, आपको पता होगा आज भी संस्कृत भाषा में ही है। प्रश्न नंबर 79 यानी 79, महापाषाण के नाम से विख्यात पत्थरों के बड़े बड़े ढांचे कहाँ मिले हैं? तो ये मिले हैं दक्षिण भारत में, बड़े बड़े पत्थरों के ढांचे मिले हैं दक्षिण भारत में। प्रश्न नंबर 80, बस 20 प्रश्न और रह गए। प्रश्न नंबर 80 है, वर्तमान में आजकल मगध को किस नाम से जानते हैं? आजकल मगध को मगध को बिहार के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन तभी आपको बहुत आसान लगेंगे, या तो बुक पढ़ लो या मेरी 2 वीडियो हैं इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 इस चैप्टर की, वो देख लो। उसके बाद जब ये करोगे, प्रश्न पढ़ोगे, वीडियो देखोगे, तो आप मुझसे पहले आंसर खुद ही दे दोगे आप।
प्रश्न नंबर 81 पे आते हैं बच्चों। 81 है, पाटलिपुत्र का आज का नाम, वर्तमान का नाम क्या है? पटना, है ना? इजी, आपको भी उत्तर पता था ये वाला। प्रश्न नंबर 82, वर्तमान में कलिंग, अभी मैंने प्रश्न की चर्चा की थी, कलिंग उड़ीसा को कहते हैं। प्रश्न नंबर 83, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री जो मेन हेड थे वो हैं कौटिल्य। उन्होंने थी अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी और आपने इसकी कहानी सुन रखी होगी कि बचपन में इनको खरीद लाए थे और इनको ट्रेनिंग देके राजा बनाया। स्वर्णागिरी, प्रश्न नंबर 84, स्वर्णागिरी शब्द का अर्थ है सोने का पहाड़। स्वर्णगिरी, गिरी मतलब पहाड़, स्वर्ण मतलब सोना। प्रश्न नंबर 85, सुदर्शन झील कहाँ पर है? ये प्रश्न बहुत आवश्यक है। सुदर्शन झील है गिरनार में, ठीक है। सुदर्शन झील कहाँ है? गिरनार में, ठीक है। प्रश्न नंबर 46, सुदर्शन झील की मरम्मत किस राजा ने करवाई? तो इसकी मरम्मत करवाई थी रुद्रदमन राजा ने, रुद्रदमन राजा ने। प्रश्न नंबर 87 है, मनुस्मृति ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? तुक्का लगाओ तब भी सही, संस्कृत भाषा में लिखा है। जितने भी ग्रंथ है कोई ना संस्कृत भाषा लिख देना बस, ज़्यादा कथाएं पाली भाषा में। मनुस्मृति, प्रश्न नंबर 88, मनुस्मृति का संकलन कब हुआ? 200 ईस्वी से 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी, यानी 400 साल लगे थे इसमें बेटा। तो 200 ईसा पूर्व से 200, अब आपको कन्फ्यूज ये 3 क्वेश्चन करेंगे, 200 से 300 ईस्वी, 100, तो इस तरीके से 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी यानी 400 साल जहाँ भी काउंट हो जाए वहाँ। प्रश्न नंबर 89 यानी 90 वाला एक कम, सम्राट हर्षवर्धन का राजकवि हरिसेन। हरिसेन ने तो हर्षचरित लिखी है इनकी, ठीक है। प्रश्न नंबर 90 बेटा कि चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल कब से कब था? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य की बात नहीं कर रहा, चंद्रगुप्त द्वितीय की बात कर रहा, 375 से 415 ईस्वी। मौर्य ईसा पूर्व था, गुप्त ईस्वी वाले थे। प्रभावती गुप्त, 91वां प्रश्न, प्रभावती गुप्त का विवाह किस वंश से हुआ था? वाकाटाक वंश से हुआ था, वाकाटाक वंश से। प्रश्न नंबर 92, योद्धे गणराज्य कहाँ हैं? तो बेटा हरियाणा में है योद्धे। बस कुछ प्रश्न रह गए हैं बच्चों। समुद्रगुप्त का शासनकाल, भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त कहे जाते हैं, इनका शासनकाल था 335 से 375 ईस्वी, ठीक है। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन का शासनकाल क्या है? राजा हर्षवर्धन जिनकी जीवनी हर्षचरित हरिसेन ने रचना करी है, क्या है इनका? इनका 606 से 647। याद रखना बच्चों डेट, क्योंकि डेट का खेल है। अगर आपको 100 में से 100 नंबर प्राप्त करने हैं तो आपको तैयारी भी में भी 100% देना पड़ेगा। जहाँ से आपको गुड नॉलेज मिले, अच्छी नॉलेज मिले, जिस बुक से मिले पढ़ो, लेकिन अच्छे अंक लाओ। प्रश्न नंबर 95, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस शासक के शासनकाल में भारत की यात्रा करी? तो हर्षवर्धन के काल में आए थे इंडिया। भारत के आरंभिक सिक्के 96 किस नाम से जाने जाते हैं? तो आपको मैंने वीडियो में भी समझाया था, आहत या पंचमार्ग। पंच नहीं होता, कोई ठप्पा लगा दिया तो उसको। प्रश्न नंबर 97, ठीक है, किस भारतीय शासक ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए? 97 है तो समुद्रगुप्त ने। गुप्त ने तो सबसे अच्छे, यहाँ पे सबसे अच्छे आने चाहिए, सबसे अच्छे सोने के सिक्के, क्योंकि सबसे पहले तो भाई कुषाण शासकों ने, पर हाँ यहाँ पे भारतीय शासक लिखा है बेटा। अगर आता किस शासक ने तो आता कुषाण, भारतीय वर्ड आ गया तो भारतीय नाम, क्योंकि इंडियन समुद्रगुप्त इंडियन थे और कुषाण बाहर के थे। प्रश्न नंबर 98, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस धर्म को अपना लिया? बौद्ध धर्म को अपना लिया, ठीक है। बौद्ध धर्म में उनकी बहुत रुचि हो गई। प्रश्न नंबर 99, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? अभिलेख शास्त्र, ठीक है। प्रश्न नंबर 100, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी का लेखक कौन है? बुक का नाम है पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन। इसके लेखक हैं भाई, लेखक किस देश का निवासी? सॉरी, यूनान का निवासी। कहाँ का है? यूनान का। बस 2 ही प्रश्न रह गए। सम्राट अशोक 101, अधिकांश अभिलेख किस भाषा में? अधिकांश, मैक्सिमम किस भाषा में? तो मैक्सिमम बेटा प्राकृत भाषा में, ठीक है, मैक्सिमम प्राकृत में। 102 प्रश्न नंबर, पश्चिमी उत्तर भारत यानी अफगानिस्तान में मिले अशोक सम्राट के अभिलेख किस भाषा में लिखे हैं बेटा? लिखे हैं ए और बी, अरेमाइक में भी, यूनानी में भी। अरेमाइक में और यूनानी। अरेमाइक मेसोपोटामिया की भाषा भी रह चुकी है। और सबसे अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, कौन से अभिलेख में सम्राट अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है? तो गुज्जर और मास्की यानी ए और बी दोनों।
तो ये आपके चैप्टर 2 के प्रश्नोत्तर मल्टीपल चॉइस 103 प्रश्न है। वीडियो को ध्यान से देख लोगे तो परीक्षा में जो भी प्रश्न आएगा आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। और सभी बच्चे एनबी ई लर्निंग को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कम से कम एक बेस्ट फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम आपके लिए और अच्छी वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद।